अध्याय 4। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाने दो। मैं करूँगा, लेकिन एक बार जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने मिस क्लो को पकड़ लिया और उसे मेज पर खींच लिया। वह विरोध करने के लिए बहुत कमज़ोर थी। मैंने उसके कपड़े के नीचे उसकी कलाई देखी और दिल में दया के साथ अपनी जीभ चिपकाई। यह एक टहनी की तरह लग रहा था। वस्तुतः एक टहनी। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह मुझे उस शरीर से रोकने की कोशिश कर सके। आप कुछ लो। मिस क्लो गंभीर रूप से अप्रसन्न दिखी। उसने बस उस रोटी को देखा जो मैंने उसके सामने रखी थी। हालांकि मैंने अपना हाथ नीचे नहीं किया। फिर मैंने एक उपाय सोचा। मिस, आपकी उम्र कितनी है? 16। क्या मैं सही हूँ? मैं पहले से ही उसकी उम्र जानता था, लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा। क्लो बिल्कुल भी 16 साल की लड़की की तरह नहीं लग रही थी। वह बिल्कुल 12 वर्ष की लग रही थी। सांस। इसके बारे में सोचना बहुत निराशाजनक था। मैंने तुरंत अपना दिमाग साफ किया और अपनी अंतिम योजना प्रस्तावित की। क्या आप मुझे खाना खिलाएंगे? इसे मुझे दे दो। जैसा कि अपेक्षित था, मिस क्लो ने अत्यंत घृणा के साथ मेरे हाथ से रोटी छीन ली। मैं जानता था कि यह काम करेगा, लेकिन कौन जानता था कि यह इतना प्रभावी होगा। अपनी उपलब्धि से प्रसन्न होकर मैं हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं शायद बहुत देर तक हंसता रहता अगर मैंने यह न देखा होता कि मिस क्लो मुझे हंसते देखकर भौहें सिकोड़ रही हैं। बाकी सब सुचारू था। संतुष्टि के साथ ताली बजाने से पहले मैंने सुनिश्चित किया कि मिस क्लो ने उसके लिए लाई गई सभी ब्रेड और अंडे खा लिए। कितनी अच्छी लड़की है। ये केवल ब्रेड के 3 टुकड़े और 2 अंडे थे, लेकिन ये प्रगति थी। यह उससे कहीं बेहतर था जो उसे पहले परोसा गया था, इसलिए केवल यही एक उपलब्धि थी। मैं अगली बार और अधिक विकल्प लाने का प्रयास करूंगा। जब मिस क्लो ने मेरी बात सुनी तो वह अचानक अपना मुंह पोंछने से रुक गई और बोली, अब मेरे लिए खाना मत लाओ। क्या क्यों? अगर तुम और लाओगे तो मैं इसे फेंक दूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने उस पर थोड़ा दबाव डाला, लेकिन उसने अच्छा खाना खाया। पूरी तरह से भ्रमित होकर मैंने अपना सिर झुका लिया। उसने स्पष्ट रूप से इसका आनंद लिया, तो वह क्यों नहीं चाहती कि मैं उसके लिए और खाना लाऊं? मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह आपके लिए सर्वोत्तम है। इससे पहले कि मैं अपना वाक्य पूरा कर पाता, मिस क्लो ने मेरी बात काट दी। जब मैं कहता हूं कि मेरे लिए खाना मत लाओ, तो मेरे लिए खाना मत लाओ। यह मेरे सर्वोत्तम हित में है। मिस क्लो अपनी कुर्सी से उठी और अपने बिस्तर पर चली गई। हर कदम संघर्ष जैसा लग रहा था और उसे देखने मात्र से दिल दहल रहा था। अपने दोनों पैरों के साथ खड़ी लड़की इतनी पतली लग रही थी कि उसे 16 साल की लड़की नहीं माना जा सकता था, और मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, लेकिन तुम इतनी पतली हो। गोली मार। मैंने तुरंत बात करना बंद कर दिया। मुझसे गलती हो गई। मैं अपने दिमाग में बस इतना ही सोच सकता था। मिस क्लो ने अपना सिर घुमाया और भावहीन चेहरे से मेरी ओर देखा। उसकी खामोश निगाहें पहले से कहीं अधिक तेज थीं। उसकी घूरने में एक तीव्र बर्फीलापन था, जिससे वह इतनी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं नहीं बता सकता कि वह लड़की लगती थी या लड़के जैसी। ये सचमुच असामान्य था। कोई व्यक्ति आपको देखने के तरीके से इतना अलग कैसे दिख सकता है? चले जाओ। उसकी आज्ञा उसकी घूरने जितनी ही ठंडी थी। मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तुरंत उसे फिर से बंद कर लिया। मेरे पास उसे कोई बहाना नहीं था क्योंकि यह मेरी गलती थी। मेरा मतलब है, मिस क्लोई कभी भी जानबूझकर इतनी पतली नहीं हुई जितनी वह थी। यह एक सच्चाई है, और मैं असभ्य था। मैंने चुपचाप मेज को ठीक किया और मिस क्लो के कमरे से बाहर चला गया। फिर मैंने अपना माथा दरवाजे के बगल की दीवार से टकराना शुरू कर दिया। आह, मूर्ख, मूर्ख! मैं उस अभिव्यक्ति के बारे में सोचना बंद नहीं कर सका जो मैंने कमरे से बाहर निकलने से पहले देखी थी। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मैंने मुख्य किरदार की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। चमत्कारिक ढंग से मिस क्लो अपने कमरे के सामने बगीचे में खड़ी थी। मैंने उसे एक कोने से देखा। फिर मैंने पहले से ही चमकदार सेब को एक बार फिर से पोंछ दिया। इस तरह की स्थितियों के लिए एप्रन वास्तव में उपयोगी था। एक सेब और माफी एक साथ चलते हैं।
जब मैं उस कविता से प्रभावित महसूस कर रहा था जो मैं अभी लेकर आया था, क्लो बगीचे से दूर और जहां मैं खड़ा था उसकी ओर चलने लगी। मैंने 5 से उल्टी गिनती की, फिर उसके सामने आ गया। मिस क्लो ने मुझे अब तक की सबसे बुरी नज़र से देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो मेरी त्वचा में जलन हो रही हो। क्या यह एक सेब है? मुझे यह नहीं चाहिए, कृपया इसे ले लो। नहीं, उसने मुझे वही रूखा उत्तर दिया जिसकी मुझे आशा थी, और मैंने तुरंत वह वाक्यांश उगल दिया जो मेरे गले के अंदर से घुट रहा था। मुझे माफ़ करें। मिस क्लो मेरे पास से गुजरने ही वाली थी, लेकिन क्षण भर के लिए रुक गई, और मैंने अपना सुनहरा मौका नहीं छोड़ा। मिस, मुझे बहुत खेद है। कृपया, आप भूखे होंगे। मुझे ये शुरू से ही करना चाहिए था। मुझे मिस क्लो के लिए खाना लाना चाहिए था क्योंकि मुझे लगा कि वह भूखी होगी, इसलिए नहीं कि वह पतली थी। मेरे लगभग विनती भरे शब्दों के बावजूद मिस क्लो ने चुप्पी बनाए रखी। फिर उसने धीरे से अपना सिर घुमाकर मेरी ओर देखा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए और खाना मत लाओ। आपको मेरी माफ़ी स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कृपया कम से कम सेब तो ले लें। क्लो का चेहरा मुरझा गया। क्या मैं तुम्हें मजाक जैसा लग रहा हूँ? मुझे खेद है मिस, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ। यदि आप बेहोश हो गई तो क्या होगा? मैं सेब लेने के लिए मिस क्लो का इंतजार करने लगा। हालांकि उसने सेब लेने के बजाय मुझसे एक प्रश्न पूछा। क्या आप मुख्य हवेली से आए हैं? वह अभी मुझसे ये क्यों पूछ रही है? क्योंकि मुझे डचेस से भेजा जा सकता है। मैंने उसे उत्तर देने से पहले एक क्षण के लिए उसके प्रश्न के बारे में सोचा। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं हमेशा छोटी हवेली में रहता था। मैं पहले दिन से मिस क्लो की निजी नौकरानी नहीं थी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही थी। उस समय मिस क्लो के चेहरे पर जटिल अभिव्यक्ति थी। ये बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान दिया। कैसे अशुभ है? मिस क्लो ने मेरे हाथ से सेब छीनते हुए धीरे से बड़बड़ाया। तुरंत हल्का होकर मैं उसके पीछे से चला गया। क्या तुमने इसे इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें मुझ पर दया आती है? उसके कंधे थोड़े से हिल गए, जैसे कि वह सावधान हो गई हो। मीसा ने पहले दिन मुझे जो बताया, उससे मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि छोटी हवेली में नियुक्त होने का मतलब है कि आप परिवार के लिए बेकार हैं। छोटी हवेली में काम करने वाले नौकरों के पास संभवतः कोई काम नहीं था, या उन्होंने कुछ गलत किया था और उन्हें मुख्य हवेली में काम करने से हटा दिया गया था। जैसा कि मिस क्लो ने कहा, मैं शायद बदकिस्मत रही हूँ क्योंकि शुरुआत में मुझे छोटी हवेली सौंपी गई थी। मीसा के अनुसार छोटी हवेली में काम करने से आपके करियर को बनाने में भी मदद नहीं मिली। मैं कौन होता हूँ दूसरों के लिए खेद महसूस करने वाला? उसके बयान से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, क्या आप ही मेरे लिए खेद महसूस नहीं कर रहे हैं? मैंने मिस क्लो के पूरे शरीर पर छिपे हुए निशानों की कल्पना करना शुरू किया, फिर कंधे उचकाए। तुम निश्चित रूप से कर सकते हो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझ पर दया की। क्या? मिस क्लो ने मेरी ओर देखने के लिए अपना सिर पीछे झुका लिया, जैसे उसने अभी अभी कोई अपमानजनक बात सुनी हो। इसीलिए आपने मेरी माफ़ी स्वीकार कर ली। इतना सहज मत हो जाओ। मैंने तुम्हारी माफ़ी स्वीकार नहीं की। इससे पहले कि मिस क्लो पीछे मुड़ती, मैंने उसके हाथ की ओर इशारा किया। फिर आप अपने हाथ में क्या पकड़ रहे हैं? मैं देख सकता था कि मिस क्लो को गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसकी लाल आंखें निराशा से झुक गईं। यह एक सेब है। हाँ, जो तुमने मान लिया मुझसे। ऐसा लग रहा था कि मिस क्लो के पास कोई शब्द नहीं है, और मैं संतुष्ट थी। जल्द ही उसने कुछ और चुनकर विषय बदल दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। आप, क्षमा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपकी निजी नौकरानी हूँ। मैंने केवल सच कहा था, लेकिन वह चौंकी हुई लग रही थी, इसलिए मैं चुपचाप हौंफने लगा। तुम्हें पता नहीं था? पहले दिन इस तरह अपना परिचय देने के बाद, और उसे अपना नाम बता रहा हूँ। उसके करीब आने के लिए मैंने जो भी प्रयास किए उसके बाद। मिस क्लो ने काफी देर तक चुप्पी साधे रखी, मानो उसे एहसास हुआ कि मैं कितना निराश था। मेरा पीछा मत करो। लेकिन 1 सप्ताह हो चुका है, मिस। चलो, मैं इससे थोड़ा आहत हूँ। जैसे ही मिस क्लो ने मेरी दुख भरी आवाज़ सुनी तो वह तुरंत वहाँ से भाग गई, और मैं बस इतना कर सका कि मैं जहाँ खड़ा था
वहां से उसे बुला सकता था। मैं उसकी आज्ञा का सम्मान करने की कोशिश कर रहा था। महिला नायक की निजी नौकरानी होने के 1 सप्ताह के बाद एकमात्र चीज जो मैंने हासिल की थी वह थी उसे अपने अस्तित्व के बारे में बताना। अगले दिन मुझे मुख्य हवेली में बुलाया गया। क्यों? क्योंकि जाहिरा तौर पर डचेस अपनी बेटी की नई निजी नौकरानी को देखना चाहती थी। मेरे सामने एक खूबसूरत दिखने वाली महिला बैठी थी। जिस महिला ने एकमात्र नौकरानी के लिए दयालुतापूर्वक कुर्सी प्रदान की थी वह कोई और नहीं बल्कि ड्यूक बिसिस्टर की पत्नी और मिस क्लो की सौतेली माँ थी। वह अपने करीने से पिन किए हुए सुनहरे बालों के साथ बेहद युवा और सुंदर लग रही थी। हालांकि वह एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति और प्रताड़ित सौतेली बेटी की माँ थी। हे भगवान, वह अपनी उम्र के हिसाब से जवान दिखती है। इसीलिए आपको कभी भी किसी किताब को उसके आवरण से नहीं आंकना चाहिए। किसने सोचा होगा कि दुष्ट सौतेली माँ इतनी सुंदर हो सकती है। मैंने द लेडी एंड द हाउंड में पढ़ा था कि डचेस ने मिस क्लो की जैविक मां को मरवाने के लिए कुछ कदम उठाए थे। जाहिरा तौर पर उसके पास मिस क्लो को मारने की हिम्मत नहीं थी जिसे ड्यूक खुद लाया था। इसलिए उसने उसे छोटी हवेली में बंद करने और उसे अंतहीन यातना देने का फैसला किया। सांस, यह जवान लड़की की गलती नहीं थी। सच कहूं तो ये ड्यूक ही था जिसने धोखा दिया। और मिस क्लो की मां को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जिस आदमी के साथ थी वह एक विवाहित ड्यूक और उसके कुलीन परिवार का मुखिया था। इसमें बस एक रात लगी। ये जाति व्यवस्था की निराशाजनक वास्तविकता थी। सही है, तो क्या आप वह नौकरानी हैं जो क्लो के करीब आ रही है? यहाँ तक कि डचेस की आवाज़ भी सुंदर थी। उसके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने से पहले मुझे एक पल के लिए उसकी आवाज़ पर आश्चर्य करना पड़ा। मिस क्लो के करीब? ओह, तो क्लो की एक और निजी नौकरानी होगी जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। कल ही की बात है जब मेरे अस्तित्व को पहचान भी मिली। तब तक मिस क्लो को खुद भी नहीं पता था कि मैं उनकी निजी नौकरानी हूँ। इसके अलावा हमारा रिश्ता वास्तव में दो तरफा रिश्ता नहीं था। मैंने जो सुना है, क्लोई आपके साथ काफ़ी अच्छी रही है। फिर से मेरे पास शब्द नहीं बचे। इसे समझने के लिए मैंने याद करने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिन कैसे बीते थे। मेरे चेहरे पर तकिए से वार किया गया। जब मैंने बात की तो मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। जब मैं उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। और यह सूची बढ़ती चली गई। मेरा दिमाग निराशाजनक विचारों से भर गया और मेरे होंठ उल्टे मुड़ गए। क्या यह अच्छा होना है? कोई भी अच्छा और वह मुझसे उसका हाथ पकड़ने और नरक की ओर चलने के लिए कह सकती है। पर रुको, वह नरक में नहीं जा सकती क्योंकि वह मुख्य पात्र है। वैसे भी क्या छोटी हवेली में काम चलाया जा सकता है? क्या मेरा चेहरा सचमुच उदास दिखता है? डचेस ने दयालु और नम्र आवाज में मुझसे पूछा। वह इतनी विचारशील थी कि उसने मुझसे मेरे काम के बारे में पूछा। हालांकि एक नौसिखिया भी जानता था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर पूरी ईमानदारी से नहीं देना चाहिए। जैसे ही मैं कहता हूँ कि चीजें कठिन हैं, वह वास्तव में कुछ कहने के लिए बाध्य थी। ठीक है, आपको निकाला जाता है। मैं आपके प्रति अपने आदर के कारण ऐसा कर रहा हूँ। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि यह प्रश्न मुझे मौके पर खड़ा करने के लिए था। मेरी अच्छाई। अगर मुझे स्थिति को समझना नहीं आता तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया होता। हाँ, ये है, मैंने साफ, उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जैसे ही मैंने बोला, डचेस के होंठ अप्राकृतिक तरीके से मुड़ गए। ऐसा लग रहा था मानो उसे एहसास हो गया हो कि मैं खेल खेलना जानता हूँ। क्या ये सही है? उसकी आवाज़ अभी भी मधुर थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसमें से छोटे छोटे कांटे निकल रहे हों। डचेस ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया और एक नौकरानी ने सम्मानपूर्वक उसे कुछ दिया। तुम्हारा नाम ब्लेयर थॉप है। हे भगवान, तुम्हारा परिवार नष्ट हो गया और इसलिए तुम्हें नौकरानी बनना पड़ा। 18 साल की उम्र। नौकरानी ने उसे मेरी निजी जानकारी वाला एक दस्तावेज दिया था। डचेस ने मेरी निजी जानकारी को जोर जोर से पढ़ना जारी रखा, यहाँ तक कि इस तथ्य पर भी कि मेरे माता पिता दोनों अभी भी जीवित थे और मेरे 2 छोटे भाई हैं। लानत है, वह एक साधारण नौकरानी के निजी मामलों को बहुत कम जानती थी। उसका कितना ख्याल रखता हूँ।
मेरी गांड, ये देखकर कि वो उन चीज़ों के बारे में जानती थी जिनका मैंने साक्षात्कार के दौरान कभी उल्लेख नहीं किया था, उसने मेरी पृष्ठभूमि की जांच की होगी। क्यों? क्योंकि मैं मिस क्लो की नौकरानी हूँ। लेकिन क्या उस सौतेली बेटी के लिए दिलचस्पी का ये स्तर कुछ ज्यादा नहीं था जिसे उसने छोटी हवेली में निर्वासित कर दिया था? आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आप जल्द ही शादी की तैयारी भी कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ बचत की जरूरत होगी। कहानी खत्म। अलविदा।